नमस्कार मित्रों, मैं हूँ भूपेश उस्ता और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ संक्षिप्त वर्ण का परिचय लेकर। संस्कृत में वर्णों के संबंध में बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है और बहुत ही विस्तार से बताया गया है। मैं यहाँ पे संक्षिप्त में इन वर्णों का परिचय देने का प्रयास करूँगा। जैसा कि हम जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है और वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही हम पद कहते हैं। ये शब्द अगर अलग से लिखे हुए हों तो ये शब्द ही रहेंगे, लेकिन जब ये वाक्य में होंगे तो इनको हम पद कहेंगे और इन पदों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे लिखा जाता है, रमेश पत्र लिखता है, तो इस पद के समूह को हम वाक्य कहेंगे और इसमें प्रत्येक ही शब्द को हम पद कहेंगे। और पद की छोटी इकाई जैसे ये पत्र, ये शब्द बना, इसको भी हम तोड़ सकते हैं। प, अ, त, र, अ। इस प्रकार से हम छोटी से छोटी इकाई को तोड़ सकते हैं। लेकिन अंतिम जो इकाई होती है, जैसे कोई भी अ, वर्ण होता है, ह्रस्व वर्ण होता है, उसको अक्षर भी कहते हैं। अक्षर जो स्वर नहीं होता है, जो खत्म नहीं होता है, जिसका कभी अंत नहीं होता, उसको हम अक्षर कहते हैं। अब वर्णों के कितने भेद हैं, इसके संबंध में आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। वर्णों के 3 भेद बताए गए हैं: स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर को हम अच भी कहते हैं। सबसे पहले हम स्वरों की बात करते हैं। मूल स्वर ये 5 कहे जाते हैं: अ, ई, उ, री, लृ। इन मूल स्वरों को ह्रस्व भी कहते हैं और इन्हें भी 3 भेदों में बांटा गया है: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर जो छोटी मात्रा होती है, यानी कि एक मात्रा काल में जिनको बोला जा सकता है, उनको हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, लृ। फिर 2 मात्रा काल में जो 2 मात्रिक स्वर होते हैं, उनको हम दीर्घ कहते हैं। इनमें ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, इसीलिए हम इनको 2 मात्रा काल वाले बोलते हैं। इनको इनमें है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ए, ओ, ऐ, औ को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण 2 स्वरों से मिलकर होता है। जैसे अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस ओ बराबर औ, अ प्लस ए बराबर ऐ। इसीलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। फिर प्लूत, प्लूत कोई विशेष स्वर नहीं होता है, ये वही सामान्य स्वर ही होते हैं, लेकिन इनको उच्चारण करने का इनका तरीका इनको विशेष स्वर में परिवर्तित कर देता है। इनके आगे गणितीय अक्षर 3 लिखा जाता है। वह इस बात का द्योतक है कि इस मात्रा को 3 बार उच्चारित किया जाना है। जैसे यहाँ पर ओम लिखा हुआ है, तो हम इसको जब उच्चारित करेंगे तो इसको बोलेंगे ओम। इसी प्रकार से हमें किसी को दूर खड़े व्यक्ति को बुलाना हो तो हम उसको बुलाएंगे राम। तो ये इसमें जो रा के अंदर अ, जो साउंड था वो 3 बार निकला, यानी कि त्रिमात्रिक निकला। तो इसको हम प्लूत संज्ञा कहेंगे, प्लूत कहेंगे। इसके संबंध में संस्कृत में एक सूत्र भी है, ओकालो अंजस्व दीर्घ प्लूतः।
यह इस संज्ञा सूत्र के अनुसार आगे हम चर्चा करेंगे कि एक मात्रा काल में बोला जा सकने वाले वर्ण को हम ह्रस्व कहते हैं। दो मात्रा काल में जो वर्ण बोला जाता है स्वर वर्ण उसको दीर्घ कहते हैं। और तीन मात्रा काल में जो बोला जाता है उसको प्लूत कहते हैं। इस प्रकार ह्रस्व एक मात्रिक है, दीर्घ दो मात्रिक है और प्लूत स्वर तीन मात्रिक है। इस प्रकार संस्कृत में कुल 13 स्वर हैं, मूल स्वर 5 हैं, संयुक्त स्वर 4 हैं। संस्कृत में दीर्घ स्वर 8 हैं। यदि हमारी परीक्षा में ऐसा पूछा जाए कि मूल स्वर कितने हैं तो उसका उत्तर होगा 5। यदि पूछा जाए कि संयुक्त स्वर कितने हैं या मिश्रित स्वर कितने हैं तो उसका आंसर होगा 4। यदि ऐसा पूछा जाएगा कि संस्कृत में दीर्घ स्वर कितने हैं तो उसका आंसर होगा 8। इस प्रकार स्वरों की बात हमने करी। अब हम व्यंजनों की बात करते हैं। संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। इसमें स्पर्श 25, अंतस्थ 4 और ऊष्म 4। स्पर्श वर्ण वे वर्ण हैं जो मुख में तालु आदि उच्चारण स्थानों के किसी न किसी एक विशेष वर्ग से रगड़ खाकर निकलते हैं, स्पर्श होकर निकलते हैं, इसीलिए उनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। और व्यंजन वर्ण अपने आप में आधा ही होता है, उनको स्वर की सहायता से ही बोला जा सकता है। ये स्पर्श वर्ण 5 वर्गों में विभाजित किए गए हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इस प्रकार ये आपके सामने है। क वर्ग में क ख ग बड़ा ग अंग, च वर्ग में च छ ज बड़ा ज ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, प वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। इनमें जो अंतिम पांचवा अक्षर है, ये अंतिम पांचवा अक्षर है, इसको नाक की सहायता से बोला जाता है, इसीलिए इसको अनुनासिक भी कहते हैं। फिर आते हैं अंतस्थ। ये अंतस्थ अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। इनको अंतस्थ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह मुंह के अंदर ही घुटने के समान बोले जाते हैं, जैसे मुंह के अंदर हवा रुक रही हो, जैसे य, व, र, ल। ऊष्म स्वर, ऊष्म स्वरों की संख्या 4 है। इनकी इनको जब हम बोलते हैं तो जब प्राण वायु बाहर निकलती है मुंह से तो थोड़ी सी गर्म होती है, ऊष्मा भरी होती है, इसीलिए इनको ऊष्म कहते हैं। और ये हैं श, श, स, ह। इसके अतिरिक्त अयोगवा। अयोगवा वे वर्ण हैं जो न तो स्वरों में आते हैं न ही व्यंजनों में आते हैं। इन्हें अयोगवा कहते हैं। जैसे अयोगवा 4 हैं। एक तो अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा उपपद्यमानीय। उपपद्यमानीय के लिए इस प्रकार के निशान का उपयोग किया जाता है। जब ये ऐसा निशान प और फ के आगे लगता है तो इसको उपपद्यमानीय कहते हैं। और जब ऐसा निशान क और ख के आगे लगता है इसको जिह्वा मूलीय कहते हैं। इन्हें अर्ध विसर्ग भी कहा जाता है और इनका प्रयोग वेदों में होता है। इसके अतिरिक्त जानकारी के लिए संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे च, त्र, ज्ञ, श्र। जैसे क और श से मिलकर बनता है श, त और र से मिलकर बनता है त्र, ज और य से मिलकर बनता है ज्ञ, च और र से मिलकर बनता है श्र। इस प्रकार ह्रस्व, दीर्घ, प्लूत भेदों सहित स्वरों की संख्या 21 होती है। और अगर हम ये देखें कि व्यंजनों की संख्या इसमें मिला दी जाए तो व्यंजनों की संख्या 33 बनती है। और इसमें अयोगवा मिला दिए जाए तो उनकी संख्या 4 बनती है। यम वर्ण
4 और स्पष्ट 1। इस प्रकार वर्णों की संख्या संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या 63 या 64 मानी जाती है। वो इसलिए 63 या 64 दोनों में से किसका ग्रहण किया जाएगा? वो इसलिए कि जो ल है, अगर ल को प्लूत माना जाएगा, प्लूत माने तब 64 होगा। यदि प्लूत न माने तो 63 माने जाएंगे। इसीलिए यदि परीक्षा में आए संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा 63 या 64। आशा है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। इससे संबंधित आपको कुछ सवाल हो या सुझाव हो या कोई समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।